गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम चैप्टर 8 में जो है अपना सन्निकटन डिस्कस कर चुके थे और उसके अलावा स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के समीकरण कैसे लिखने हैं वो भी देख लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमारे रिवीजन क्लास में है नेक्स्ट उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा और मिनिमा, या ऐसा कह सकता हूँ मैं अधिकतम एवं न्यूनतम ज्ञात करना। तो ये हमारी रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं डिटेल में तो डिस्कशन नहीं करूँगा, आपको पता ही है। मैं इन शॉर्ट आपको जो यहाँ पर स्ट्रेटजी वो बताता हूँ क्या है कि हमें किसी फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस दिए गए फलन का अवकलन करना है और f' ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस f' को कर देंगे 0 के बराबर, और ऐसा करने से फिर यहाँ से x के कुछ मान आएंगे जिन्हें हम कलेक्ट कर लेंगे। जितने भी आते हैं, मान लीजिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, जितने भी मान आएंगे वो हम यहाँ से उठा लेंगे। उन x के उन मानों को हम जो है क्रांतिक बिंदु यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब यही पॉइंट ऐसे हैं या फिर ये जो x के मान हमें मिलने वाले हैं, जो अवकलज को 0 करने से मिले हैं, ये ऐसे मान है जो उच्चिष्ट देंगे या इनमें से कोई सा निम्निष्ट देगा, या कोई ऐसा भी हो सकता है जो न तो उच्चिष्ट का हो और न ही निम्निष्ट का हो। 3 केस बन सकते हैं, या तो उच्चिष्ट का बिंदु मिलेगा इनमें से कोई सा, या कोई सा बिंदु निम्निष्ट का होगा, या कोई सा बिंदु न तो उच्चिष्ट का न ही निम्निष्ट का होगा। उस बिंदु को नति परिवर्तन भी बोलते हैं, कई बार आपको पता होगा। तो अब मुझे ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा उच्चिष्ट देने वाला है, कौन सा निम्निष्ट देने वाला है और कौन सा नति परिवर्तन का बिंदु है। तो उसके लिए मेरे पास फिर 2 रास्ते हैं। दोनों रास्ते क्या हैं देखते हैं। एक रास्ता है जिसे हम प्रथम अवकलज विधि बोलेंगे। ठीक है, उसमें हमें करना क्या है, इन पॉइंट्स को संख्या रेखा पे रखना है। एक संख्या रेखा बनाएंगे हम, उन पे इन बिंदुओं को रख देंगे जितने भी आते हैं। 2 आ रहे हैं तो 2 रख देंगे, 3 आ रहे हैं तो 3 रख देंगे, 1 आ रहा है तो 1 रख देंगे। जितने भी आ रहे हैं उन सबको हम इस संख्या रेखा पे रख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा को चिन्हित करेंगे अवकलज के लिए। समझ गए, किससे हम क्या करेंगे, संख्या रेखा को अवकलज के लिए चिन्हित करेंगे। इससे मतलब क्या आप समझ रहे हो, ये जो f' आया था ना, उसको आपको इस पे चिन्हित करना है कि कहाँ उसका मान प्लस में है, कहाँ उसका मान माइनस में है। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे इस अंतराल में देखना है तो इस अंतराल का कोई एक संख्या उठा लूंगा मैं और उसमें रख के देख लूंगा चिन्ह कैसा मिल रहा है। सपोज कीजिए प्लस का मिला तो प्लस लिख देंगे। इस अंतराल में से कोई संख्या उठा लेंगे, उस पे चिन्ह लगा के देख लेंगे। जैसे मान लीजिए प्लस ही मिल गया, कुछ भी मिल सकता है। अभी मैं रैंडमली, जैसे मैंने मान लीजिए प्लस मिल गया ऐसे कह दिया, फिर यहाँ मान लीजिए माइनस मिल गया, फिर यहाँ प्लस मिल गया। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, अवकलज को चिन्हित करना है संख्या रेखा पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा देखो, अब यदि ये जो चिन्ह आ रहे हैं यही डिसाइड करने वाले हैं कि इनमें से कौन सा बिंदु उच्चिष्ट का है और कौन सा निम्निष्ट का है। यदि जैसे किसी बिंदु पे चिन्ह प्लस से माइनस हो रहा है तो वो बिंदु उच्चिष्ट देगा, जिस पे चिन्ह माइनस से प्लस हो रहा है वो देगा निम्निष्ट, और जिस पे चिन्ह बदल ही नहीं रहा है वो नति परिवर्तन बिंदु यानी न तो उच्चिष्ट का न निम्निष्ट का होगा। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जिस पे चिन्ह प्लस से माइनस होता है वो किस चीज का बिंदु है, उच्चिष्ट का बिंदु है। जिस पे माइनस से प्लस होता है वो किस चीज का बिंदु है, निम्निष्ट का बिंदु है। और जिस पे चिन्ह नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है, वो न तो उच्चिष्ट और न ही निम्निष्ट का बिंदु है। समझ गए आप मेरी बात। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, नति परिवर्तन बिंदु भी कह सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया ये चेक करने का कि कौन सा बिंदु उच्चिष्ट का है और कौन सा निम्निष्ट का है। फिर हमें यदि उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान कोई सा भी मान चाहिए तो फिर जैसे उच्चिष्ट का बिंदु है तो आपको पता है वो उच्चिष्ट देगा, तो उसे उस फलन में रख देंगे तो उच्चिष्ट मान मिल जाएगा। जो निम्निष्ट का बिंदु है उसे फलन में रख देंगे तो निम्निष्ट मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अवकलज को संख्या रेखा पे चिन्हित रख के करके और इन चिन्हों को देखना है कि किस पे चिन्ह प्लस से माइनस हो रहा है, किस पे चिन्ह माइनस से प्लस हो रहा है। एक तो मेथड ये हो गया। ये तब सूटेबल रहेगा जब अवकलज को चिन्हित करना संख्या रेखा पे आसान होगा और ऐसा उन क्वेश्चंस में ज़्यादा आसान रहेगा जिनमें हमारे पास कोई
बहुपदीय व्यंजक हो। समझ रहे हो आप। फिर सेकंड मेथड क्या है, द्वितीय अवकलज विधि है, द्वितीय अवकलज विधि। अब उसमें तो क्या है कि हमें नाम से पता चल रहा होगा आपको, हमें उसमें f"x ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम उसके अंदर f"x ज्ञात करेंगे। और ये जो पॉइंट्स हमें मिले थे ना, क्रांतिक बिंदु, जिन्हें हमें देखना है कि कौन सा उच्चिष्ट का है कौन सा निम्निष्ट का है, तो इन बिंदुओं को लाइन से f" में रखना, पुट करना चालू कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने α1 को रखा, अब मान लीजिए मुझे उससे धनात्मक मान मिल गया इसका, तो फिर इससे ये सिद्ध हो गया कि α1 जो है वो निम्निष्ट देने वाला है। ठीक है, अब और मान लीजिए उसे रखने से ऋणात्मक मिल गया, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वो क्या देगा, उच्चिष्ट देगा। और मान लीजिए 0 मिल गया और साथ में ही फिर तीसरे अवकलन में रखा हमने और उसमें रखने से 0 नहीं मिला, तो फिर α1 जो है वो नति परिवर्तन का बिंदु होगा, यानी न उच्चिष्ट का न निम्निष्ट का। और यदि तीसरे अवकलज में रखने से भी 0 मिला तो फिर हमें चौथे अवकलज की हेल्प लेनी पड़ सकती है। फिर उसमें वापस हमें यही देखना पड़ता है कि चिन्ह धनात्मक मिल रहा है या ऋणात्मक मिल रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है द्वितीय अवकलज विधि में कि सेकंड डेरिवेटिव पता करेंगे और जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, क्रांतिक बिंदु मिले, उन सबको इसमें रखना चालू करेंगे। जो बिंदु जो है धनात्मक मान दे रहा है, जैसे α1 ने धनात्मक मान दिया तो फिर वो निम्निष्ट का होगा, ऋणात्मक दिया तो वो उच्चिष्ट का होगा। और यदि वो 0 आया और तीसरा अवकलज उस पर 0 नहीं है तो वो नति परिवर्तन का बिंदु बनकर हमारे सामने आ जाएगा। ये मेथड हम वैसे लगा तो किसी भी क्वेश्चन के लिए सकते हैं, बट जहां पर त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चन है या कोई अदर क्वेश्चन है जिनमें गुणनखंड करना या संख्या रेखा पे चिन्हित करना आसान नहीं हो, वहां ये तरीका यूज कर लेंगे। तो यह आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। समझ गए। उसके बाद एक ये तो जो हमने पढ़ा है ये आपके लोकल मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करने के मेथड है। अब मान लीजिए मुझे निरपेक्ष उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा जिसे मैं इंग्लिश में कहूँगा, यानी कि निरपेक्ष उच्चिष्ट या निम्निष्ट पता करना हो, जिसे हम जो है अधिकतम या न्यूनतम भी बोलते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है कि वो अंतराल देगा कि भाई इस अंतराल में बताओ निरपेक्ष उच्चिष्ट मान क्या है या निरपेक्ष निम्निष्ट मान क्या है। मीन्स निरपेक्ष उच्चिष्ट से मतलब आपको पता है क्या कि इस अंतराल में सबसे बड़ा मान क्या है फलन का, और निरपेक्ष निम्निष्ट मतलब इस अंतराल में सबसे छोटा मान क्या है निम्निष्ट। ठीक है, तो आपको उसके लिए अंतराल दिया जाएगा। फिर आपको करना क्या है, जो आप के जो पॉइंट आ रहे थे f' को 0 करने से, जो हम कह रहे थे ना α1 α2 α3 है, आपको करना क्या है, इनमें से जो पॉइंट इस अंतराल में नहीं है उसे छोड़ देना पहली बात तो, और जितने पॉइंट्स इस अंतराल में उन सबको ले लेना। जैसे मान लीजिए ये तीनों ही इस अंतराल में है तो फिर मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ले लूंगा और जो अंतराल के अंतिम बिंदु है उनको भी ले लूंगा। तो कुल मिलाकर कितने बिंदु हो गए, 5 बिंदु हो गए, 3 ये और 2 ये। अब इन पांचों बिंदुओं पर मैं जो है फलन का मान देखना चालू कर दूंगा। ए पे देखूंगा, बी पे देखूंगा, α1 पे देखूंगा, α2 पे देखूंगा, α3 पे देखूंगा। अब इनमें से जो सबसे बड़ा मान मिला वो तो हो जाएगा निरपेक्ष उच्चिष्ट, और जो सबसे छोटा मिला वो हो जाएगा निरपेक्ष निम्निष्ट। मीन्स यदि वो आपको अंतराल देकर उच्चिष्ट या निम्निष्ट पूछता है तो उसने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। क्यों? क्योंकि फिर आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इनमें से कौन सा उच्चिष्ट का बिंदु है और कौन सा निम्निष्ट का बिंदु है। जो अभी हम कह रहे थे ना प्रथम अवकलज विधि या द्वितीय अवकलज विधि से जांचा जाता है, वो हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें तो बस ये करना है
जितने भी पॉइंट मिलते हैं ये 2 या 3 जो इस अंतराल में है उनको ले लेंगे और इस अंतराल के अंतिम बिंदुओं को भी ले लेंगे और पांचों पे जो है मैं फलन का मान प्राप्त कर लूंगा। जो उच्चिष्ट मिला, सबसे बड़ा मिला, वो तो हो जाएगा अधिकतम या कह दूं निरपेक्ष उच्चिष्ट, और जो सबसे छोटा मिला वो हो जाएगा न्यूनतम या निरपेक्ष निम्निष्ठ। समझ गए आप लोग। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 8.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लास्ट वाला देख लेते हैं। उसमें आपको फलन दिया हुआ है x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 1। ये मुझे फलन दिया हुआ है। अब मुझे क्या बताना है, इसका उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ मान बताना है और वो पॉइंट बताना है जिस पे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ मिलेगा। तो पहले तो पॉइंट ही आएगा जिस पे उच्चिष्ट या निम्निष्ठ प्राप्त होगा और फिर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ जो है मान उन बिंदुओं पर आएंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका अवकलन करता हूँ। अवकलन करूंगा तो 5x की घात 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। अब इसमें से देखो 5x स्क्वायर कॉमन आ सकता है, उसे कॉमन ले लिया। पीछे बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, इसके और गुणनखंड कर लेते हैं आगे इसी के, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इससे गुणनखंड हो गए। तो ये कुल मिलाकर अवकलज का मान मिला। अवकलन मैंने कर लिया। अब मुझे क्रांतिक बिंदु निकालने हैं। तो क्रांतिक बिंदु के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रांतिक बिंदु के लिए मुझे f डैश x को 0 करना है, इस अवकलन को 0 करना है। 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 को 0 करूंगा। यहाँ से बताओ x से क्या क्या मान आएंगे। एक्स स्क्वायर को 0 करके x का मान मिलेगा 0, x माइनस 1 को 0 करने से 1 और आगे वाले गुणनखंड से 3। तो ये 3x के मान आ रहे हैं। किसी में 2 भी आ सकते हैं, किसी में ज़्यादा भी आ सकते हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है ये क्रांतिक बिंदु मिलने के बाद, या तो मैं इसका दोबारा अवकलन करके उसमें इनको रखूं जिसे द्वितीय अवकलज विधि कहा जाएगा, या मैं इन्हें संख्या रेखा पे रख के अवकलज को चिन्हित करूं जिससे प्रथम अवकलज विधि कहा जाएगा। तो गुणनखंड जब हो गए हैं अवकलज के और बहुपदीय रूप का अवकलज क्वेश्चन है हमारे पास, फलन है, तो मैं जो है वहां पर प्रथम अवकलज विधि यूज कर लूंगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं इन क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा पर रखकर अवकलज के लिए चिन्हित करने पर, पूरी लाइन मैंने लिख दी है। हम क्या कर रहे हैं, क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा पर रख के अवकलज के लिए चिन्हित करेंगे। ये लो 0 1 3 ये मैंने रख दिया। अब चिन्हित करते हैं इस अवकलज को जिसको बॉक्स में बंद कर रखा है हमने। हाँ, 3 से इस अंतराल में यानी 3 से बड़े किसी मान पर सोचो, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, किसी भी एक संख्या को ले लो जो इस अंतराल में स्थित है और उसे इसमें रखो। तो आप देखो कैसा मान प्राप्त होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। आपको दिख रहा है कैसा प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। 1 और 3 के बीच कोई संख्या लो, जैसे 2 ले ली मैंने, 2 इसमें रखता हूँ x के स्थान पे, तो मुझे दिख रहा है ऋणात्मक मिलेगा। 0 और 1 के बीच में कोई लेके आप देख लेना, धनात्मक मिलेगा। 0 से छोटी कोई संख्या रख के यहाँ चेक कर लेना आप लोग, धनात्मक ही मिलेगा। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, ये तो आसान है। 0 से छोटी कोई भी संख्या ले लो, -1 है या -2 है या -3 है, और यहाँ रखकर आप सोचो कि मान धनात्मक मिलेगा या ऋणात्मक मिलेगा। तो ये मैंने चिन्हित कर दिया है। अब इन चिन्हों से मुझे पता चल रहा है कि कौन सा पॉइंट इनमें से उच्चिष्ट का है और कौन सा निम्निष्ठ का है। जैसे 0 जो है वो मुझे पता है कि नति परिवर्तन का हो गया, क्योंकि उस पर चिन्ह ही बदल रहा ना, ठीक है, या न उच्चिष्ट न निम्निष्ठ बोलो फिर। और 1 जो है ये बताओ, इस पे चिन्ह प्लस से माइनस हुआ है, तो ये है उच्चिष्ट का बिंदु। और 3 पे देखना चिन्ह माइनस से प्लस हुआ है, तो वो किसका बिंदु है, निम्निष्ठ का बिंदु है। तो ये इन तीनों बिंदुओं को हमने कैटेगराइज कर लिया। इनमें से ये नति परिवर्तन यानी न उच्चिष्ट न निम्निष्ठ का, 1 है वो उच्चिष्ट का है और 3 है वो निम्निष्ठ का है। अब देखो आपको उच्चिष्ट मान चाहिए तो हम उच्चिष्ट मान लिख देंगे। उच्चिष्ट मान किस पे मिलेगा, 1 पे मिलेगा, 1 रख देंगे सवाल में तो उच्चिष्ट मान मिल जाएगा। कितना मिलेगा देखना, देखे यहाँ यदि मैं 1 रखूँ क्वेश्चन में
तो 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1, ये लीजिए सब कैंसिल हो गए, 0 आ गया, तो 0 उच्चिष्ट मान है। ऐसे ही आपको निम्निष्ठ चाहिए कि भाई निम्निष्ठ मान क्या है, तो कितने पे मिलेगा, 3 पे, 3 उसमें रख देना और हल आप लोग कर लेना। 3⁵5 माइनस 5 इंटू 3⁵4 प्लस 5 इंटू 3⁵3 माइनस 1, इसे सॉल्व कर लेना, आपको निम्निष्ठ मान जो है मिल जाएगा। तो ये तरीका है उच्चिष्ट निम्निष्ठ ज्ञात करने का। समझ गए आप लोग। एक द्वितीय अवकलज विधि का भी देख लेते हैं हम क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि हमें ये कहा जाए फोर्थ का, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है f(x) इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2x। हमें इसके लिए जो है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ जो है वो क्या आएंगे वो बताने। चरम मान ज्ञात करने का मतलब यही होता है, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ मान ज्ञात करने। चलो इसका अवकलन करते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं। f डैश x इक्वल टू क्या आएगा बताओ आप, साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, ऐसा का ऐसा, फिर प्लस साइन एक्स इंटू कॉस 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x मल्टीप्लाई 2। ये हमने इसका अवकलन कर दिया है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को क्या किया है मैंने। या फिर एक काम करेंगे, जैसे अभी आपको दोबारा अवकलन भी करना पड़ेगा, तो अवकलन इसका आप दोबारा करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आप कहो तो, वो ये है कि यहाँ जो कॉस है उसे अवकलन करने से पहले चेंज कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को पूरे को साइन में चेंज कर लेता हूँ। कैसे, cos 2x की जगह रख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब मल्टीप्लाई होकर ये साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अवकलन करते हैं। चलो, हमने क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर लिया है। अब मैं इसका अवकलन करूँ तो cos x माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अवकलन हो गया है। ठीक है, दोबारा अवकलन कर लेते हैं क्योंकि हमें f डबल डैश की भी जरूरत तो पड़ेगी ना। cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस 6 इंटू, यहाँ गुणा के नियम से होगा, आप कॉसा करोगे तब माइनस साइन आएगा, तो वो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन क्यूब हो गया, फिर प्लस cos x इंटू इस साइन स्क्वायर एक्स का होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये लीजिए अवकलन हो गया। कुल मिलाकर क्या मिल रहा है देखो, हमें जो है माइनस का साइन एक्स और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 6 साइन क्यूब एक्स और ये 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है ये आपको। यहाँ भी इसे आप कॉस एक्स मत छोड़ो, फिर साइन में लाओ उसे, 12 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या क्या बन रहा है, ये 12 साइन एक्स बनेगा और माइनस का 12 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा और प्लस का 6 साइन क्यूब एक्स मेरे पास है, तो ये हो गया माइनस का 6 साइन क्यूब एक्स। समझ गए। और क्योंकि माइनस का 12 साइन क्यूब एक्स और प्लस का 6 साइन क्यूब एक्स है, उससे बचेगा माइनस 6 साइन क्यूब एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस 12 साइन एक्स से माइनस 11 साइन एक्स आ जाएगा, सॉरी प्लस 11 साइन एक्स आ जाएगा। तो ये मैंने जो है यहाँ पर लिख लिया जो मेरे पास बचेगा। समझ रहे हो आप लोग। अब देखो आपको क्या करना है, ये मैंने द्वितीय अवकलज भी कर लिया और वो प्रथम अवकलज पड़ा है, उसको करते हैं 0 क्रांतिक बिंदु के लिए, f डैश एक्स को करना है 0। अब इसमें से देखो cos x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप देखोगे तो cos x इक्वल टू 0 बनकर आएगा और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/6 बनकर आएगा। cos x इक्वल टू 0 जो है वो आपको देगा π/2 और 3π/2 पता ही आपको, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 6 जो है वो आपको साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 देगा। तो ये हमारे यहाँ पर 2 क्रांतिक बिंदु इससे प्राप्त हुए और 2 इससे प्राप्त हो गए।
ठीक है। अब इन दोनों मतलब 4 क्रांतिक बिंदु मिले हमें, इन चारों को मुझे इस द्वितीय अवकलज में रखना है और ये देखना है, क्योंकि संख्या रेखा मैंने बनाई नहीं, संख्या रेखा पे इनको रखकर चिन्हित करने में प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में। अब मैं क्या करूंगा, इन्हें द्वितीय अवकलज में रखूंगा और ये देखूंगा इनमें से कौन प्लस में मान दे रहा है, कौन माइनस में दे रहा है। जैसे π/2 का रखूं मैं, ये द्वितीय अवकलज है, बोर्ड पे आपको दिख रहा है, मैं π/2 को इसमें रखता हूं तो देखो क्या होगा, f" में π/2 रखा मैंने, तो आप खुद ही बता सकते हो sin π/2 1 होता है, सभी को पता है। तो -6 + 11 बचेगा, मीन्स कितना हो जाएगा 5, ठीक है। कैसा मान है, धनात्मक, सभी को पता। चलो 3π/2 रखूं तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। हाँ, sin 3π/2 -1 होता है, आप सभी को पता है। तो ये क्या बचेगा अब इस बार 6 - 11 यानी कि -5 यानी नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये पता चला मुझे कि π/2 जो है कौन सी चीज का बिंदु है, धनात्मक मान मिल रहा है ना उस पे, तो किस चीज का बिंदु हुआ, वो निम्निष्ठ का, ठीक है। और 3π/2 पर ऋणात्मक मिल रहा है, वो किसका हुआ, उच्चिष्ट का। और अब ये रखना है क्या कि sin x की जगह 1/√6 रखना है, समझ रहे हो आप लोग। तो sin x की जगह 1/√6 रखो, क्या मिलेगा, -6 × 1/√6 का क्यूब प्लस 11 × 1/√6। तो कुल मिलाकर ये कितना होगा, सॉल्व करेंगे जब हम यहाँ पे, देखो 6 से फिर 6 कट जाएगा और आपको जो है माइनस का 1/√6 प्लस का 11/√6 मिलेगा और ये आपका 10/√6 हो जाएगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। अब ये भी किस चीज़ का बिंदु हुआ, फिर निम्निष्ठ का। और ऐसे ही आप जो चौथा पॉइंट है sin x = -1/√6 उसको रखना तो ऋणात्मक मान मिलेगा, तो वो किसका बिंदु हुआ, उच्चिष्ट का। तो ये मुझे पता चल गया इनमें से कौन सा बिंदु उच्चिष्ट का है और कौन सा निम्निष्ठ का है। तो मेरे सामने π/2 उच्चिष्ट का बिंदु बनकर आया है और ये जो 1/√6 माइनस का है ये भी उच्चिष्ट का बिंदु बनकर आया है। और एक 3π/2 सॉरी मुझे उच्चिष्ट के बिंदु कौन से मिले, 3π/2 और माइनस का 1/√6 और π/2 और sin x = 1/√6 ये जो है निम्निष्ठ के बिंदु आए हैं, ठीक है। अब देखो आपको उच्चिष्ट मान यदि लिखना है तो 3π/2 पे मिलेगा, तो x = 3π/2 पर जो उच्चिष्ट प्राप्त होगा वो देखो मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा, 3π/2 पे उच्चिष्ट मिलेगा। 3π/2 ये सवाल था जिसको चेंज करके हम यहाँ पर आ गए थे और फिर हमने अवकलन वगैरह किया था, तो इसी में रख देते हैं 3π/2 को। तो क्या मिलेगा बताओ, sin 3π/2 - 2 × sin³ 3π/2। तो बताओ sin 3π/2 -1 होता है, इसीलिए यहाँ पे -1 + 2 हो जाएगा, मीन्स 1 आ जाएगा। तो ये लीजिए 3π/2 पर बना उच्चिष्ट मिल गया। ऐसे ही आपको sin x = -1/√6 पर बना उच्चिष्ट चाहिए, तो sin x = -1/√6 पर चाहिए उच्चिष्ट जो बनेगा वो भी निकाल लेते हैं। उसके लिए -1/√6 रख दूंगा sin x की जगह, तो क्या मिलेगा मुझे, -1/√6 -2 × -1/√6 का क्यूब। तो ये आपका देख लेना, आप जो है माइनस का 1/√6 और ये प्लस हो जाएगा +2/6√6। इसका आप लघुत्तम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको जो है 4/6√6 इस तरीके से जो है -4/6√6 जो है प्राप्त हो जाएगा, जिसे और आप सॉल्व कर लेना। तो ये हमने देखा कि उच्चिष्ट जो प्राप्त हो रहे हैं वो 3π/2 पे और sin x = -1/√6 पर मिल रहे हैं, वो इस तरीके से मैंने लिख लिए। ऐसे ही आप निम्निष्ठ जो दो प्राप्त होंगे वो भी लिख लेंगे। तो ये मैंने आपको द्वितीय अवकलज विधि से समझाया। मीन्स हमें करना क्या है, बेसिकली उस फलन का अवकलन किया, दोबारा अवकलन किया और प्रथम अवकलज को, ये जो यहाँ पर मिला था हमें, ये रहा प्रथम अवकलज, इसको मैंने 0 के बराबर किया, वहाँ से जो पॉइंट्स आएंगे उन्हें लिखा और उन पॉइंट्स को द्वितीय अवकलज में रखा और ये देखा कि कौन सा धनात्मक आ रहा है कौन सा ऋणात्मक आ रहा है। तो इनमें से जो है
दो धनात्मक आ रहे थे, दो ऋणात्मक आ रहे थे। जो धनात्मक आ रहे हैं वो निम्निष्ठ देंगे, जो ऋणात्मक आ रहे हैं वो उच्चिष्ट देंगे। तो इससे फिर डिसाइड हो गया कौन सा निम्निष्ठ का है कौन सा उच्चिष्ट का है। और फिर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान चाहिए तो उनको क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो इस तरीके से हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। और उसके अलावा क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे अंतराल में उच्चिष्ट निम्निष्ठ पूछ लिया जाए, जैसे थर्ड क्वेश्चन है उसमें सारे क्वेश्चंस में अंतराल में पूछा हुआ है। मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ इसमें से, मैंने फर्स्ट ही उठा लिया या आप बताओ सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू इसमें क्या दिया हुआ है 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, कुछ इस तरह का मुझे ये दिया हुआ है। अब करना क्या है, मुझे इसके लिए अंतराल 0 से 2 में बताना है कौन सा उच्चिष्ट है कौन सा निम्निष्ठ का बिंदु है। कौन से अंतराल में बतानी है ये बात, इसको 0 से 2 में। चलो इसका हम अवकलन करते हैं, क्या मिलेगा बताओ आप। 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ 6, क्या बचेगा 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्लियर है ये। अब मुझे इसके गुणनखंड करने हैं, 3 गुणनखंड बनेंगे, आपको पता है क्योंकि 3 घात की समीकरण है। तो देखो 2x क्यूब और 2x में से 2x आप कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 1, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लो और x स्क्वायर माइनस 1 ही बन गया। अब मैं x स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूँ तो 2x माइनस 1 बचेगा, और उस x स्क्वायर माइनस 1 को भी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख देता हूँ। ये लीजिए हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना, आपको पता ही है। और उसके बाद आपको क्रांतिक बिंदु क्या क्या मिलेंगे बताओ। x के मान यहाँ से क्या मिलेगा 1/2, आगे वाले से -1 और लास्ट वाले से 1। ठीक है। अब इसमें से अंतराल में कौन सा नहीं उसे छोड़ दो, 0 से 2 के बीच कौन सा नहीं -1 उसे छोड़ दो। तो मैं कहूँगा कि अब मुझे कौन कौन से लेने हैं पॉइंट्स, 1/2 और 1 लेना है। ठीक है, -1 को मैंने छोड़ दिया। तो मैं अब क्या करूँगा, मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा उच्चिष्ट का है और कौन सा निम्निष्ठ का है, क्योंकि अंतराल में उच्चिष्ट निम्निष्ठ पूछा हुआ है। तो मुझे ये जो बिंदु मिले हैं वो लेने हैं, उन पे सीधा मान पता करना है, और जो अंतराल के अंतिम बिंदु है उनको लेना है और मान पता करना है सवाल का। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। इन चारों पॉइंट्स पे आप क्वेश्चन का मान पता कर लेंगे, 1/2 को आप सवाल में रख देंगे, 3 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 1/2 का क्यूब माइनस 6, इस तरीके से जो भी ये आपको हल करके मिलने वाला है वो आप देख लेना। 0 पे क्या मिलेगा वो मुझे दिख रहा है, 1 मिलेगा, है कि नहीं, 0 पुट करने के बाद। तो इस तरीके से जो भी आपको मान आ रहे हैं उनमें से जो सबसे बड़ा मान है वो निरपेक्ष उच्चिष्ट या अधिकतम है, और जो सबसे छोटा है वो क्या है, निम्नतम है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको ये जांचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब अंतराल दिया जाएगा तब कि इनमें से कौन सा उच्चिष्ट का है और कौन सा निम्निष्ठ का है। ठीक है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है उसमें आपको लॉग के लिए पूछा हुआ है। जैसे फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स है, और उसमें आपको पूछा हुआ है कि चरम मान बताइए, यानी उच्चिष्ट या निम्निष्ठ जो आएंगे वो बताइए। तो मैं यहाँ इसका अवकलन करता हूँ u बटा v के नियम से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर x इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1/x माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का अवकलन 1। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा फाइनली 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये लीजिए एफ डैश एक्स। और अब इसका दोबारा भी अवकलन कर लेते हैं, क्योंकि वो भी फिर काम आएगा उन पॉइंट्स को रख के चेक करने के लिए कौन सा उच्चिष्ट का है और कौन सा निम्निष्ठ का है ना। हाँ, दोबारा अवकलन करते हैं।
एक्स से घात 4 नीचे, ऊपर बताओ एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और 1 माइनस लॉग एक्स का अवकलन -1/x, फिर -1 माइनस लॉग एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। एक्स से एक एक्स कैंसिल कर देंगे, क्या बच रहा है बताना। देखें माइनस का x माइनस का 2x और प्लस का 2x लॉग x अपॉन x की पावर 4। माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3x हो जाएगा और एक x को कैंसिल कर देंगे, तो f डबल डैश x की वैल्यू मेरे सामने आएगी माइनस का 3 प्लस का 2 log x बाई एक्स क्यूब, ये आ गई। अब क्रांतिक बिंदु पता करता हूँ और उसके लिए आपको पता ही है f डैश एक्स को 0 करना है, इसको 0 करते हैं। 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर को 0 किया, यहाँ से 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ से लॉग एक्स इक्वल टू 1 आएगा और यहाँ से x इक्वल टू e आ गया। एक ही पॉइंट आया इस बार, ठीक है। अब इस पॉइंट को द्वितीय अवकलज में रख लेते हैं। संख्या रेखा बनाकर तो अवकलज को चिन्हित करना वाला काम भी कर सकते थे। मैंने द्वितीय अवकलज पता कर लिया, ये रहा, इसमें इसको रखता हूँ और ये देखता हूँ कि मान धनात्मक मिलेगा या ऋणात्मक मिलेगा। तो मैं इसमें रखता हूँ इसे e को और देखता हूँ कि मान जो है कैसा प्राप्त होगा। बताओ कैसा मिलेगा। -3 + 2 log e बटा e की घात 3। हाँ, लॉग ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आपको पता है। तो फाइनली क्या बच रहा है, -1/e³ यानी नेगेटिव बच रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि अतः x इक्वल टू ई पर क्या मिलेगा, आपको उच्चिष्ट मिलेगा। और उच्चिष्ट मान लिखना है तो देखो, उच्चिष्ट मान लिखना है तो e रख दूंगा सवाल में, उच्चिष्ट मान मिलेगा। log e बटा e कितना आ जाएगा, 1/e। तो इस तरीके से ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाला काम हम कर सकते हैं। आगे बढ़े और एक लास्ट क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। 7th क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि y इक्वल टू साइन की पावर p थीटा है, कॉस की पावर q थीटा है, और सिद्ध कीजिए tan थीटा इक्वल टू √p/q जो है वो उच्चिष्ट का बिंदु है ना। क्या सिद्ध करवा रहा है वो आपसे कि tan थीटा इक्वल टू √p/q उच्चिष्ट का बिंदु है, वो ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ये सिद्ध कीजिए। तो हमें ये देखना है कि ये पहले क्रांतिक बिंदु में आए, फिर ये बताएंगे कि ये उच्चिष्ट का है या निम्निष्ट का है, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, है ना। क्योंकि उच्चिष्ट का बिंदु हो या निम्निष्ट का बिंदु हो, पहली बात तो क्रिटिकल पॉइंट तो होगा ना। तो ये क्रांतिक बिंदु में आता गया वो देख लेंगे, और फिर उच्चिष्ट का यदि ये बिंदु है तो द्वितीय अवकलज में रखने के बाद चिन्ह कैसा आना चाहिए, उसका ऋणात्मक आना चाहिए, है ना, क्योंकि उच्चिष्ट के लिए ऋणात्मक आता ही है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक काम करता हूँ, पहले इसका अवकलन करके द्वितीय अवकलज में थोड़ी सी परेशानी होगी, उसकी बजाय इसका लॉग लेकर उससे कंसीडर कर लेते हैं। यदि मैं इसका लॉग लूँ, log y इक्वल टू log ऑफ साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा, तो मल्टीप्लाई है तो log इनको अलग अलग करके प्लस कर देगा बीच में, और पावर फिर आगे आ जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह का p log साइन थीटा प्लस q log कॉस थीटा बन जाएगा। समझ गए आप लोग। तो ये अपना फलन हो गया नया, log y जो आया है ये न्यू फंक्शन है इन दी फॉर्म ऑफ थीटा, मैंने इसे ले लिया, मान लिया ये f थीटा है। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, करना तो हमें इसे था बट log को लेकर उसे कंसीडर कर लिया, क्योंकि यदि log वाला मैक्सिमाइज हो रहा है तो y जो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा, और यदि log y मिनिमाइज हो रहा है तो y भी मिनिमाइज ही होगा। तो मैं जो है f डैश थीटा करता हूँ, तो बताओ p बाई साइन थीटा और साइन का कॉस थीटा। चलिए यहाँ आगे q बाई कॉस थीटा और कॉस का माइनस साइन थीटा। तो ये क्या बनकर आ रहा है, p इंटू कॉट थीटा माइनस q इंटू टेन थीटा। दोबारा अवकलन करते हैं f डबल डैश थीटा, कॉट थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस p इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस q इंटू टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, द्वितीय अवकलज हो गया। प्रथम अवकलज को 0 करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए कर रहे हैं ना। तो क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश थीटा को मैंने 0 किया, वहाँ से क्या आएगा, p मल्टीप्लाई कॉट
माइनस क्यू मल्टीप्लाई टेन को 0 किया, यहाँ से आपको पी कॉट इक्वल टू क्यू टेन मिलेगा और यहाँ से कॉट को आप इधर 1/10 कर सकते हैं, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू आ जाएगा। देन टेन थीटा इक्वल टू रूट पी बाई क्यू आ गया, बोथ प्लस एंड माइनस, रूट कर रहे हैं इसलिए। तो ये क्रांतिक बिंदु है, तो माइनस में भी आएगा प्लस में भी आएगा, उससे हमें क्या प्रॉब्लम है, टेन थीटा इक्वल टू रूट पी बाई क्यू चाहिए था हमें, तो क्रांतिक बिंदु में वो आ गया ना। ठीक है, अब ये चेक करना है कि टेन थीटा इक्वल टू रूट पी बाई क्यू उच्चिष्ट का या निम्निष्ट का है। ये तो हो गया कि टेन थीटा इक्वल टू रूट पी बाई क्यू क्रांतिक बिंदु है और माइनस वाला भी है, उससे हमें मतलब नहीं है, उसे आने दो जाए, हमें तो ये देखना था कि क्रांतिक बिंदु आ रहा है क्या, आ रहा है। अब ये देखना ये उच्चिष्ट का है क्या, तो यदि ये उच्चिष्ट का है तो इसे द्वितीय अवकलज में रखने पर मान कैसा प्राप्त होना चाहिए, ऋणात्मक, तो इसे उसमें रखता हूं। तो एफ डबल डैश थीटा का मान क्या आएगा इसमें रखने पर। अब रखें कैसे, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है भाई टेन थीटा की वैल्यू रूट पी बाई क्यू रखनी है, टेन थीटा उसमें है नहीं, तो इन्हें टेन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले कैसे करेंगे आपको पता है, मैं जो है कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो माइनस पी वन कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये लीजिए कन्वर्ट हो गए। आपको कैसे हो गए सर, कॉट थीटा की जगह पुट कर सकता हूं ना, इसका अपोजिट हो जाएगा टेन का, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन थीटा रूट पी बाई क्यू है, तो टेन स्क्वायर थीटा पी बाई क्यू और कॉट स्क्वायर थीटा क्यू बाई पी। ठीक है, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा रखते हैं पी बाई क्यू, एलसीएम लोगे पी, यहाँ लोगे क्यू, फिर पी पी कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस पी प्लस क्यू बचेगा, और यहाँ पे माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा क्यू से, तो क्यू प्लस पी बचेगा। तो फाइनली माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू आ गया, जो नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू ना, और नेगेटिव वैल्यू क्या डिसाइड कर रही है कि टेन थीटा इक्वल टू रूट पी बाई क्यू जो है ये उच्चिष्ट का बिंदु है। क्लियर है ये आपके, किस तरीके से ये उच्चिष्ट का बिंदु आया, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम, जिससे ये हमारे और क्लियर हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर हम देखते हैं। देखो 35 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 35 में कह रहा है ऐसी दो धनात्मक संख्याएं बताइए x और y, जिसमें पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इनका योग है 60 और एक्स वाई क्यूब आना चाहिए अधिकतम। ठीक है, योग तो आना चाहिए 60 और एक्स वाई क्यूब जो है वो होना चाहिए अधिकतम, मैक्सिमाइज होना चाहिए वो। तो देखते हैं कैसे, क्या करना पड़ेगा हमें। देखो उसने कहा x और y ऐसी दो संख्याएं हैं, उनका योग 60 आना चाहिए, तो इसका मतलब वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको दे रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 60। समझ गए, क्लियर है ये आपको। अब एक्स वाई क्यूब अधिकतम आना चाहिए, तो फलन पहले तो जो है x और y के पदों में क्या है, एक्स वाई क्यूब, इसका मान अधिकतम आना चाहिए। तो किसी फलन का अधिकतम या न्यूनतम किस पर प्राप्त होगा, पहले वो जांच करनी पड़ेगी। समझ गए आप लोग, तो इसका अवकलन वगैरह करना पड़ेगा। अब इसका अवकलन करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए मैं इसका अवकलन करने की बजाय पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे चेंज करता हूँ, एक के पदों में लाता हूँ, एक्स और वाई के दोनों के पदों में। ये एक के पदों में कैसे लाएं, या तो इसको पूरा चेंज करो एक्स में या पूरा चेंज करो वाई में। एक्स में चेंज करना तो यहाँ से 60 माइनस वाई पुट करूंगा तो ये y में चेंज हो जाएगा, और y की जगह पुट करूँ 60 माइनस एक्स तो ये x में चेंज हो जाएगा। तो बताओ किस में करते हैं, y में कर लेते हैं, तो x की जगह क्या पुट करूँगा 60 माइनस वाई, तो ये कम्प्लीटली y में चेंज हो गया फलन। अब अवकलन करने में आसानी रहेगी, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब अवकलन करता हूँ एफ डैश वाई इक्वल टू, देखो कितना आएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये अवकलन कर लिया। दोबारा अवकलन कर लेते हैं, एफ डबल डैश वाई इक्वल टू 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कुछ मुझे जो इस तरीके से जो है अवकलन जो है प्राप्त हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, क्रांतिक बिंदु के लिए
आपको पता है क्रांतिक बिंदु के लिए आपको एफ डबल डैश वाई को 0 करना है। तो ये जो है सॉरी एफ डैश वाई को 0 करना है। इनमें से वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है ना, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब को 0 करूँगा, यहाँ से 4y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर आपको 45 माइनस वाई मिलेगा, यहाँ से y की दो वैल्यू 0 और 45। अब जो पहले से कह रहा है दोनों संख्याएं धनात्मक होनी चाहिए, तो आपको पता है 0 तो फिर हम कंसीडर करेंगे नहीं, 0 को छोड़ देंगे। तो क्रांतिक बिंदु ओनली कौन सा है, 45, ये क्रांतिक बिंदु है। अब ये उच्चिष्ट दे रहा है निम्निष्ठ दे रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं। इसे डबल डैश में पुट करते हैं, एफ डबल डैश में मैं इसे पुट करता हूँ 45 को, तो क्या मिलेगा मुझे 360 मल्टीप्लाई 45 माइनस 12 मल्टीप्लाई 45 का स्क्वायर है। अब इसे देखना, मैं सीधे लिख रहा हूँ, नेगेटिव आएगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि y इक्वल टू 45 उच्चिष्ट का बिंदु है, यानी अधिकतम का बिंदु है, क्योंकि जिस पे द्वितीय उगलज ऋणात्मक आ गया वो ही अधिकतम देगा। तो मुझे इसका अधिकतम मान चाहिए था और मुझे ये पता चल गया कि y इक्वल टू 45 पर द्वितीय उगलज ऋणात्मक है, मीन्स वो अधिकतम देगा। समझ गए आप लोग। तो उसके अधिकतम होने के लिए मुझे पता चल गया कि y 45 लेना है। तो फिर ऑटोमेटिकली x क्या बच जाएगा, 15, क्योंकि उनका योग कितना था, 60। तो ये x और y होने चाहिए, जिसके लिए एक्स वाई क्यूब क्या बनकर आए हमारे सामने, अधिकतम बनकर आए। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन से अब आप लोग देख लीजिएगा। कुछ 8.6 में ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनमें से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सारे तो मैं नहीं करूंगा। जैसे उदाहरण नंबर हम 36 देखते हैं, क्या है वो, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए एक वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। वो हमें क्या कह रहा है, एक वृत्त है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 38 है, 36 है, सॉरी 38 नहीं है, हाँ, कह रहा एक वृत्त के अंदर, मैंने ये वृत्त ले लिया, ये लीजिए, कह रहा इस वृत्त के अंदर जितने आयत बन सकते हैं उनमें से अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत जो है वो वर्ग होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस वृत्त में, मान लिया ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, ये मुझे दिया जा रहा है। अब मैं इसमें एक आयत बना रहा हूँ, मैंने ये एक आयत बना लिया, इसमें इस प्रकार से, सही डायग्राम आप बनाएंगे एग्जैक्टली, ये आयत बना लिया जिसकी मैं लंबाई और चौड़ाई x और y मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि जितने भी इसमें आयत बन सकते हैं, खूब सारे बन सकते हैं, आपको पता है, उनमें से अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो आयत होगा वो वर्ग होगा। ये प्रूफ करना है। मीन्स क्षेत्रफल को जब हम अधिकतम करेंगे तब वो आयत किस कैटेगरी में चला जाएगा, वर्ग वाली कैटेगरी में चला जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। तो ये x और y फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल से ये ध्यान रखना। और वृत्त दिया हुआ है तो त्रिज्या उसकी फिक्स रहेगी, ठीक है। अब इसमें आपको पता है ये इसका कर्ण होगा और ये त्रिज्या का डबल भी होगा एक तरीके से, क्योंकि ये इसके अंदर जो है व्यास यानी डायमीटर भी है। अब यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, लंबाई और चौड़ाई उसकी x और y है, उसे लिखने की जरूरत है नहीं, या लिखूँ, या आप समझ गए होंगे लिखने की जरूरत क्या है। हाँ, यहाँ से देखिए, यदि मैं देखूँ तो एक पाइथागोरस प्रमेय भी बन रही है ना भाई, ये y है तो ये भी y है, तो उस पाइथागोरस प्रमेय को लिखूँ मैं कौन सी, लंब आधार कर्ण वाली। तो ये एक तरीके से आधार और लंब है और कर्ण क्या आ रहा है, 2r, तो वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर बनकर आ जाएगा मेरे सामने, ठीक है। ये काम आने वाला है, अभी इसलिए लिखा है मैंने। अब ये क्या कह रहा है, अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत वर्ग होगा। तो इस आयत का पहले क्षेत्रफल लिखूं मैं, तो इस आयत का क्षेत्रफल एरिया क्या आएगा बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई आएगा, आपको पता है। अब इस क्षेत्रफल को अधिकतम करना है। अब इसमें दोनों चर है, एक को हटाओ, जैसे y को हटाऊं तो यहाँ से y का मान रख दूंगा। इस कंडीशन से क्या मिलेगा, x मल्टीप्लाई रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस क्षेत्रफल में x और r है, ओनली r कांस्टेंट है, क्योंकि वृत्त दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या कांस्टेंट की तरह रहेगी। हमें तो चेंज किसकी साइज करनी है, अंदर वाले आयत की करनी है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका अवकलन करने के बजाय इसका वर्ग ले लेता हूं, वो इसलिए ताकि रूट हट जाए,
अब वर्ग कर लिया मैंने, अब रूट हट गया है, मुझे ये चेक इसको अधिकतम करना था ना क्षेत्रफल को, तो उसकी बजाय इसको अधिकतम कर लेते हैं, क्योंकि रूट वाले केस में 2 बार अवकलन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे मैंने कहा था अभी एक क्वेश्चन में 10 वाले में हमने लॉग लेकर किया था ना, अधिकतम न्यूनतम जो भी करना था, वैसे यहाँ स्क्वायर करके अब अधिकतम न्यूनतम कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए फलन है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, एफ एक्स मेरे लिए कौन है, ए स्क्वायर है, मीन्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4r² माइनस एक्स स्क्वायर है। या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो अब, या गुणा के नियम से चाहे अवकलन कर लेना, ये मैंने गुणा कर दिया अंदर। अब अवकलन करें, एफ डैश एक्स सबसे पहले हमें मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, 8r² x माइनस 4x³ अब यहाँ पर दोबारा अवकलन करें तो 8r² माइनस 12x² आ गया। ठीक है, अब इसको 0 करते हैं, क्रांतिक बिंदु चाहिए ना, एफ डैश एक्स को 0 कर रहे हैं, इसमें से x और 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 2r² माइनस x², यहाँ से x की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक √2r आएगी। क्लियर आपको, यहाँ से आप जब इसे सोल्व करेंगे तब। अब देखो 0 तो पॉसिबल है नहीं, आपको पता ही है, तो ओनली कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, x इक्वल टू √2r संभव है, क्योंकि 0 होने पर तो फिर ये आयत बन ही नहीं पाएगा। अब √2rx है, तब क्षेत्रफल अधिकतम है कि न्यूनतम हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। ये तो क्रांतिक बिंदु हुआ है ना, अब ये उच्चिष्ट दे रहा है कि निम्निष्ठ दे रहा है, मीन्स अधिकतम दे रहा है कि न्यूनतम दे रहा है, वो चेक करना है। वो कैसे चेक होगा, इसे द्वितीय अवकलज में रख के, कहाँ है द्वितीय अवकलज, ये रहा, इसमें इसको रख दें, एफ डबल डैश में √2r को रखें, चिन्ह ऋणात्मक प्राप्त होगा, मुझे पता है, क्यों, क्योंकि अधिकतम का बिंदु है तो ऋणात्मक तो प्राप्त होना ही चाहिए। देखते हैं, देखो ऋणात्मक आता है क्या, 8r² माइनस 12x² की जगह √2r, हाँ ये कितना बन जाएगा आपको पता है, 24 हो जाएगा, और उसमें से 8 माइनस कर लोगे आप लोग तो माइनस का 16r² आएगा, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, तो अब इससे ये प्रूफ हो गया कि अतः x इक्वल टू √2r पर अधिकतम प्राप्त होगा या उच्चिष्ट प्राप्त होगा, ऐसे बोल दो। अब अधिकतम किसका मान प्राप्त होगा, fx का, fx मीन्स कौन, a² को तो fx लिया हमने, अब a² अधिकतम आ रहा है तो a खुद भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, मीन्स क्षेत्रफल क्या होगा, इस पर अधिकतम होगा। ये क्लियर हो गई आपको बात, समझ गए क्या, कि x इक्वल टू √2r पर क्षेत्रफल जो है ये अधिकतम होगा। अब इतना ही सफिशिएंट थोड़ी है, उसने तो ये बताया, प्रूफ करने के लिए कहा था कि ये बताओ जब क्षेत्रफल अधिकतम होगा ना तब आयत क्या बनेगा, वर्ग। तो वो देखते हैं वो कंडीशन आ रही है क्या। तो अब हमें ये पता चल गया कि x इक्वल टू √2r जो है वो क्षेत्रफल को अधिकतम करेगा, तो इस पर जो है अधिकतम क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये वर्ग बनता है क्या, तो जब x √2r हो रहा है तो y कितना होगा, इस पाइथागोरस से देखो, देखें उस पाइथागोरस प्रमेय में मैं रखता हूँ, इस प्रमेय में मैं जो x का मान रखता हूँ √2r, ये लीजिए रखा। अब यहाँ से आपको y भी √2r मिलेगा, ये आप देख लीजिएगा। अब ये बात सिद्ध हो गई फिर कि x इक्वल टू √2r तो y भी क्या हो गया, √2r, मतलब x और y दोनों क्या हो गए, बराबर। और दोनों बराबर होते ही आपको पता है जो चीज आयत है वो क्या बन जाएगी, वर्ग बन जाएगी। समझ गए आप लोग, हमने क्या किया है, हमने इसको अधिकतमीकरण इसका किया है, क्षेत्रफल मैंने लिखा और मुझे पता है अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण के लिए अवकलन करना जरूरी था, तो मैंने एक चर को हटाया, पहले y की जगह वैल्यू रिप्लेस की, फिर मुझे इसका अवकलन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने स्क्वायर लेकर जो है उसे फलन का रूप देके अवकलन किया। ये प्रथम अवकलज, ये द्वितीय अवकलज, ठीक है। और फिर प्रथम अवकलज को 0 किया, जहां से x का मान मिला, इसे द्वितीय अवकलज में रखा, तो उससे फिर जो मान है वो ऋणात्मक प्राप्त हुआ। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि ये अधिकतम का ही बिंदु है। अब ये बताना था कि अधिकतम इस पे प्राप्त हो गया, ये तो पता चल गया मुझे। अब ये बताना था कि ये अधिकतम हो रहा है तब आयत ना होकर वर्ग बन जाएगा। तो मैंने ये देखा जब x √2r होता है तो y कितना होगा, तो पाइथागोरस ने मुझे जो है y दिया, वो भी √2r आया। तो ये मुझे फिर साफ हो गया कि दोनों बराबर हो जाएंगे x और y, और लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई, तो फिर जो आयत है वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग।
तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 37 भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बुक में थोड़ा सा उसे हार्ड तरीके से सॉल्व किया हुआ है, हम थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारा तरीका इजी रहेगा। देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 37 में क्या कहा हुआ है, सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक की ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। एक शंकु दिया हुआ है हमें, ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, मीन्स L जो है वो दिया हुआ है। क्या दिया गया है वो मैं फिर से नीचे लिख रहा हूँ, दिया गया है तिर्यक ऊंचाई और उसे हमने क्या ले लिया L, मीन्स ये कांस्टेंट की तरह रहेगा, ये बात आप ध्यान दे लेना, ठीक है। दिया गया है तिर्यक ऊंचाई, मीन्स उसे कांस्टेंट की तरह लिया जाएगा जो दी हुई चीज है। अब इसमें दो चीजें और होती है, फिर आपको पता है, एक तो इसकी मेन ऊंचाई और एक इसका आधार, ठीक है, स्मॉल r। तो मैं अब मानने जा रहा हूं, माना जो इसकी ऊंचाई है वो h है और आधार की जो त्रिज्या है वो r है। समझ गए, आधार की त्रिज्या पूरा लिख देंगे हम। तो ये मेरे द्वारा मानी हुई है, तो ये चर है, ठीक है। ये बात आपके माइंड में ध्यान से आनी चाहिए कि भाई ये मानी हुई चीजें हैं, ये चर है, ये बदल सकती हैं, ये तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, ये नियत रहेगी। अब वो ये कह रहा है फिर आपसे कि महत्तम आयतन वाला शंकु जो बनेगा, यानी अधिकतम आयतन वाला, ऐसी स्थिति में जो शंकु बनेगा उसका अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। क्या सिद्ध करना है कि अर्ध शीर्ष कोण कितना आएगा, tan इनवर्स √2 आएगा, यही सिद्ध करना है। तो ये जो आधा जो शीर्ष पे कोण बनता है ना थीटा, ये tan इनवर्स √2 आएगा जब आयतन अधिकतम होगा। तो देखते हैं आता है क्या ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो आपको पता है आयतन यदि मैं शंकु का लिखूं, आयतन से पहले एक यहाँ पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाई जा सकती है ना, तो यदि वो लगाएं तो क्या लिखूंगा, h² + r² = L²। ये क्लियर है आपको, h² + r² = L²। अब देखो आयतन लिखता हूं मैं इसका यहाँ पे, तो आयतन को अधिकतम करना है उसके बाद, तो आयतन इसका 1/3 πr²h सभी को पता ही है, और इसे अधिकतम करना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। अब इसके अवकलन में r और h दोनों वेरिएबल्स है, r भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है, एक को हटाओ, तो किसको हटाएं बताओ, किसी को हटा लो, तो r² से r को हटा लेते हैं उस कंडीशन से, है ना, ज़्यादा इजी रहेगा। पाइथागोरस वाले से r² का मान मैं क्या रखूंगा, L² - h² और इंटू h, फिर ये क्या बन जाएगा 1/3 पाई L²h - h³, ठीक है। ये आयतन का नया फॉर्मूला बन चुका है जो L और H के पदों में है, और इसमें L आपको पता है कांस्टेंट है। अब अवकलन करने में दिक्कत नहीं रहेगी, अवकलन उस चर के सापेक्ष कर लेते हैं जो यहाँ पे है, H के सापेक्ष कर लेते हैं, 1/3 पाई L² - 3h² अवकलन हो गया, क्योंकि h का 1 हो जाएगा और h³ का 3h²। दोबारा अवकलन कर लेते हैं क्योंकि उसमें क्रांतिक बिंदु को रखना रहेगा। दोबारा अवकलन करूंगा तो L² का 0 कांस्टेंट है वो, और -6h। अब इसे आप 3 से कैंसिल कर लेना, तो ये फाइनली क्या बनेगा, -2 पाई h। समझ गए आप लोग, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्रांतिक बिंदु पता करना है। देखो क्रांतिक बिंदु कैसे मिलता है, फर्स्ट अवकलज यानी dv/dh को 0 करके, तो इसे 0 करूंगा, 1/3 पाई L² - 3h² को 0 करूंगा, यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी आप सभी को पता है, L/√3 आ जाएगी। ये क्रांतिक बिंदु आया, ये पॉइंट आया है। इसको द्वितीय अवकलज में रख के देख लेंगे चिन्ह कैसा है। h का ये मान इसमें रखूं तो आप सभी को दिख रहा होगा कि मान कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा ना। किस पे, h के इस मान पे h को यहाँ रखूं तो क्या मिलेगा, -2 पाई मल्टीप्लाई L/√3। वो कैसी वैल्यू, नेगेटिव। उससे ये सिद्ध हो गया अब कि h = L/√3 पर अधिकतम प्राप्त होगा। क्या अधिकतम प्राप्त होगा, आयतन। आयतन का ही तो अवकलन किया ना हमने, और क्रांतिक बिंदु मिला और उसे द्वितीय अवकलज में रखा तो ऋणात्मक आया, उससे ये सिद्ध हो गया ये मुझे अधिकतम देगा आयतन को। अब मुझे ये बताना है कि जब आयतन अधिकतम हो रहा है इसका शंकु का, तब अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 आना चाहिए, थीटा जो है ये tan इनवर्स √2 आना चाहिए। तो ये तो आपको पता चल गया आपकी अधिकतम आयतन के लिए h = L/√3 होना चाहिए, है ना। इस कंडीशन से अब वो कोण लाते हैं, आता है क्या, देखो
h इक्वल टू एल बाई रूट थ्री है, यहाँ से l क्या बन जाएगा, रूट थ्री एच बन जाएगा, और l की इस वैल्यू को उसमें पुट करते हैं तो क्या बनकर आएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल का ये मान उसमें रखूं तो रूट थ्री एच का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू थ्री एच स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से बन गया टू एच स्क्वायर, यहाँ से आर बाई एच लिखोगे तो रूट टू आ जाएगा। और आप एक बार देखना इस डायग्राम में आर बटा एच का मतलब लंब बटा आधार, भाई ये कोण के सामने लंब होगा और ये आधार ये कर्ण, तो आर बटा एच हमारा क्या हुआ, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू रूट टू आ गया, मीन्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू हो गया। ये लीजिए हमने देख लिया कि जब आयतन अधिकतम होगा तब सबसे पहले तो h क्या होगा, l बाई रूट थ्री, फिर उससे मुझे उस कोण पे आना था तो मैंने l की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और पुट करके फिर r और h का अनुपात मुझे पता है टेन थीटा होगा और वहां से वो कोण मुझे मिल गया। समझ रहे हैं आप लोग क्या किया है मैंने, ऐसा नहीं करना चाहते आप तो आप h का ये मान इसमें रख दो तो आपको r का मान भी मिल जाएगा, फिर r के यानी दोनों चर के मान मिल गए आपको, r का और h का मान मिल जाएगा, फिर r का और h के मान से मैं उनका भाग लगा के टेन थीटा लिख के भी लिख सकता हूँ, वो तो एक ही बात आएगी। समझ रहे हो आप लोग, तो बुक में थोड़ा सा हार्ड किया हुआ था, मैंने इसको क्या कर दिया है इजी वे में कर लिया है। बुक में थीटा वगैरह लेकर किया हुआ है, हमने वो नौबत आने ही नहीं दी, हमारा मेथड बिल्कुल इजी है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है, अब आप लोग आज प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और फिर कल लास्ट क्लास है उसमें हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा करने की, मीन्स इस चैप्टर की लास्ट क्लास करने की कोशिश हम करेंगे, फिर इसे पूरा करके फिर उससे आगे हम और कंटिन्यू मीन्स हमारे समाकलन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ओके।